नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। द ग्रेट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की इस कड़ी में आज हमारे साथ सीमा मुस्तफा हैं और जब मैंने इनके नाम की घोषणा की और इनसे मैंने अनुमति ली कि क्या आप हमारे शो पे आ सकती हैं, इन्होंने हाँ कहा और जैसे ही मैंने घोषणा की वैसे ही मेरे पास आ, उन लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए जो सीमा जी को सुनना चाहते हैं। हमारी दोस्त जिनके यहाँ मैंने पहली बार सीमा मुस्तफा को देखा था, उन्होंने कल मुझे करेक्ट किया कि इनके जीवन में शुरुआत में 2 अखबार थे, एक तो पॉइनियर था, दूसरा पैट्रियट था। उन्होंने कहा आपने इनका जिक्र नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, मैं आज अपने को करेक्ट कर लूंगा क्योंकि मेहरू दोस्त हैं, इनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं। और जहां से मैंने अपनी पोस्ट में लिखा था कि मैंने जिन सीमा को देखा था, मेहरू ने कल कंफर्म किया कि आज भी उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की तेजी से ही चलती हैं। मैं बात शुरू करूं क्योंकि लंबी बात करनी है, अच्छी बात करनी है और बहुत सारी चीजों के ऊपर सीमा बेबाक है, मुस्ताक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि साफ दिल की हैं और साफ बात कहती हैं, कभी लाग लपेट नहीं रखती। वही उनका जर्नलिज्म है और वही उनकी खासियत है। उन्होंने एक रिपोर्टर से शुरू किया, आज एडिटर है। सीमा, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि शुरू में जितना जितना आप कहना चाहें अपने बारे में कहें, क्योंकि मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप जो तारीफ करते हैं वो कम रह जाती है या कभी ज्यादा हो जाती है, लेकिन जो गेस्ट है वो अपने को कैसे एनालाइज करता है, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि कुछ अपने बारे में बताइए और उसके बाद हम फिर बातचीत शुरू करें। आपकी कभी कम नहीं हो सकती है, बल्कि ज्यादा तारीफ हो जाती है, बहुत ज्यादा। मैं क्लास 10 क्लास से, स्कूल से आई वांटेड टू बी एक जर्नलिस्ट। पता नहीं किस तरीके से एक शौक शुरू हो गया। तो उस वक्त लेटर्स टू द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में डाल देती थी 14-15 साल की उम्र में। और जब वो निकलते थे तो अपनी बायलाइन देख के जो एक जबरदस्त थ्रिल होता था, वो आज तक है। और उसकी वजह से आई थिंक जस्ट द थ्रिल के बायलाइन और वो लेटर्स टू द एडिटर कॉलम में आ रहे थे कि मैं आई जस्ट वेंट ऑन और जर्नलिज्म ग्रेजुएशन इसलिए किया क्योंकि जरूरी था, नहीं तो वो भी ना करती, सीधे जर्नलिज्म में चली गई होती। और बस एक हम लोग जिस वक्त आए जर्नलिज्म में, बहुत अच्छी एक तरीके का ये पोस्ट इमरजेंसी था और जर्नलिज्म में बहुत ज्यादा एक उत्साह था, एक जरा सी वो भी थी शर्म कि किस तरीके से इमरजेंसी में घुटने टेक दिए। तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी। तो हम लोग जब आए एज यंग रिपोर्टर्स, तो हम उस माहौल में आए जहां पर एडिटर्स ने भी पूरी छूट दी हुई थी। जर्नलिज्म बहुत कॉन्शियस हो गया था कि अब सेंसरशिप नहीं हो सकती है और एक प्राइड अपने प्रोफेशन में था। तो वो जो 10-15 साल हम लोग ने उस जो माहौल में काम किया, आई थिंक दैट वाज रियली इन अ वे एक गोल्डन एज फॉर जर्नलिज्म। और बस शुरू में जो अभी आपने जिक्र किया कि आप जब आए माहौल था, तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आप लोगों ने जो जर्नलिज्म किया उस समय, आपको कुछ स्टोरीज याद हैं जिनको लेकर के आपके मन में बहुत उत्साह हुआ हो और जिसको लेकर के जनता में चर्चा हुई हो, रीडर्स में चर्चा हुई हो? बहुत एडिटर नाराज नहीं हुआ हो? जी बिल्कुल। एक स्मॉल, हम लोग कब रिपोर्टर्स थे तो उस वक्त बीट्स होती थी और एक 10-12 साल रिपोर्टिंग में घुसा देते थे जो एडिटर्स उस वक्त के थे। और बायलाइन आराम से मिलती नहीं थी। हम लोग को ये समझाया गया था कि आप लोग सेलिब्रिटीज नहीं हैं, आप लोग एक मैसेंजर्स हैं जो गरीब और जो डिस्क्रिमिनेटेड और जो लोग हैं उनकी आवाज आपको लानी है कॉरिडोर्स ऑफ पावर तक। तो आपका मैसेंजर का रोल है। तो ना आपका कोई चेहरा है, ना आपका कोई बायलाइन है, तो आप जो भी लाइए हम उसकी बायलाइन आपको नहीं देंगे। तो पेट्रियट में एडिटर नारायणन, हु वाज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट एडिटर्स आई वर्क विद, इतने आइडियलिस्टिक, इतने स्ट्रॉन्ग एडिटर थे, कभी हमें बायलाइन नहीं देते थे, कभी, मतलब सवाल ही नहीं था। पर एक
जज्बा था और एक शौक था जिसकी वजह से हम लोग काम करते थे। मुझे एक स्टोरी इसमें याद आई है इंडियन एक्सप्रेस में कॉर्पोरेट्स के बारे में। तो गोयनका जी थे जूड बैरन जिसको सब लोग कहते थे, जिनको सब लोग कहते थे, और हम लोग तो यंग रिपोर्टर्स थे तो हम लोग का उनसे कभी मिलना नहीं होता था। पर उस वक्त 5 करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट ने गांधी फिल्म को दिए थे और रिचर्ड एटनबरो थे, और ये पहली बार था कि एक फॉरेन वेंचर में पैसा दिया गया। तो पूरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग नाराज थी, ऑफिशियल्स नाराज थे, और मैं उसके बीच में थी क्योंकि सब मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे थे और हम लोग कूद कूद करके उनकी फोटोग्राफ्स लेते थे जब वो लोग फिल्म करते थे या सेट बना रहे होते थे, एंड कॉन्स्टेंट एक्सपोजर। तो वहां पर उनकी एक लेडी यहाँ जो रिप्रेजेंट कर रही थी, काफी वेल कनेक्टेड, बॉलीवुड हॉलीवुड सब जगह, तो उन्होंने हमें फोन करना शुरू कर दिया मुझे और ये कहने लगी कि ये नहीं लिख सकती हो। तो हमने कहा आप कौन है कि ये कहने के लिए हम नहीं लिख सकते। See, this is what I mean. This is the golden age of journalism. उन्होंने कहा मैं गोयनका को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं उनसे कहूंगी। आई सेड आप जाइए, जिसकी भी बात आप करिए, मैं लिख रही हूँ। उस दिन और मैंने अरुण शौरी हमारे एडिटर थे, कुलदीप नायर थे और थे, तो अरुण शौरी से मैंने ये बात की। तो एक मॉर्निंग में फिर मैंने एक बड़ी सी स्टोरी की जो इंडियन एक्सप्रेस ऑफ कोर्स पेज 1 पे एंकर बिग हेडलाइन। तो अरुण शौरी आए कमरे में और उन्होंने कहा तुम्हें गोयनका बुला रहे हैं, एंड देयर वाज कंप्लीट साइलेंस क्योंकि गोयनका कभी रिपोर्टर को बुलाते नहीं थे और बुला रहे हैं तो प्रॉब्लम टू सैक अस, यू नो। तो शौरी जरा वरिड लग रहे थे, एंड हम मुझको ले गए अंदर और वो बैठी हुई थी उनके साथ, इंडियन लेडी। तो गोयनका ने कहा, मुझे देखा और कहा तुम बहुत मिस्चीवियस हो। सो शौरी कुछ कहने चाहे तो उन्होंने कहा नहीं मुझे बात करने दो, और आधा घंटा उन्होंने ही टॉक्ड अबाउट माय ग्रैंडफादर हु ही सेड ही न्यू, और पता नहीं क्या क्या बातें की, और ये बहुत नाराज हो रही थी। फिर उनके सामने उन्होंने कहा कि यंग गर्ल, बहुत लोग आएंगे और मेरा नाम लेंगे और कहेंगे कि मुझे जानते हैं, पर तुम अगर अपने फैक्ट्स, इफ यू आर श्योर ऑफ योर फैक्ट्स, इग्नोर देम, और उठ के चले गए। ये बात हाँ, तो यू नो उनको भी लोग कहते थे जूड बैरन, ही वाज क्लोजेस्ट टू कैपिटलिज्म उस वक्त जो ओनर्स थे, पर तभी उनमें एक प्रिंसिपल से एक लगाव था जर्नलिज्म से, उनको एक अंडरस्टैंडिंग थी, और स्मॉलर इश्यूज में तो बिल्कुल हम लोग को छूट दी हुई थी। तो ये एक स्टोरी, और स्टोरीज तो हजारों। बिल्कुल, इसीलिए हिम्मत के लिए उनको आज भी हमेशा याद किया जाता है जर्नलिज्म में, कि जितनी छूट उन्होंने अपने एडिटर्स को दी, रिपोर्टर्स को दी, और जिस तरह से वो लड़े। संतोष वाज ऑलवेज अ रिपोर्टर्स पेपर, तो वहां काम करने से ये था, और पेट्रियट भी एक हद तक, कि हम लोग हमेशा रिपोर्टर्स के साइड पे था, यू नो। जब कहते हैं कि रिपोर्टर्स का पेपर है तो अगर उसमें काम किया हो तो अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये डेस्क का नहीं है। आपको इनकरेज किया जाता था कि जाइए, स्टोरीज लाइए, एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टोरीज। ये हम लोग के अंदर एक बिल्कुल, आई थिंक इट वाज फेड इनटू अस कि अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो यू आर नॉट टू राइट फॉर एनी गवर्नमेंट। आप वहां पे जर्नलिज्म डज नॉट मीन कि आप प्रोपेगेंडा के लिए वहां बैठे हुए हैं। प्रोपेगेंडा उनके पास है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उनके मिनिस्ट्रीज हैं, पब्लिसिटी विंग्स हैं। आप यहाँ पर हैं ये क्वेश्चन करने के लिए कि उनकी पॉलिसीज क्या हैं, कैसी पॉलिसीज हैं, गरीब तक पहुंच रही हैं कि नहीं, गरीब के साथ हो क्या रहा है, जो मार्जिनलाइज्ड है, विक्टिमाइज्ड है। मतलब ये एक बिल्कुल ग्राउंडिंग थी। ये कोई मैं कॉलेज से लेके नहीं आई थी, ये हम लोग को जर्नलिज्म में एडिटर्स ने ग्राउंडिंग दी थी, वो जो खत्म हो मुझे थोड़ा, हाँ बिल्कुल इसके बारे में बाद में आएंगे। पर सीमा जी, आप मुझे ये जरूर बताइए कि जिन एडिटर्स के साथ आपने काम किया उनके बारे में तो जरूर मैं जानना चाहूंगा, पर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने अपने कैरियर में जितनी रिपोर्ट्स की, आप बहुत सारी खतरनाक जगहों पे गई, कश्मीर में आप पता नहीं कहाँ कहाँ घुस जाती थी। आपके पसंदीदा सब्जेक्ट कौन से थे, और आपकी किन रिपोर्ट्स के लिए आपको परेशान करने की कोशिश हुई, आपको प्रेशर हुआ, आपको प्रलोभन हुआ कि ये स्टोरी मत करो या इसको ऐसे करो? ऐसे
कुछ किस्से हैं आपकी जिंदगी में? बहुत बहुत थे। मुझे सबसे ज्यादा आज भी कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग आई थिंक इज द मोस्ट चैलेंजिंग अगर जर्नलिस्ट को देखिए, क्योंकि उसमें जो स्किल्स जो भी आपने सीखा है वो ग्राउंड पे आपको लाना पड़ता है। एज ऑल्सो कितने अच्छे एंड हाउ गुड अ रिपोर्टर यू आर, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में फैक्ट्स गैदर करना अंडर रिस्क टू योर लाइफ एंड ये एक एड्रेनलिन फ्लो जो होता है वो आई थिंक और कोई फील्ड में नहीं होता है जैसे कॉन्फ्लिक्ट में। तो मैंने कॉन्फ्लिक्ट में बेरूत की वॉर्स कवर की, मैं इराक बिफोर द इन्वेजन गई, मैं सीरिया में होम्स का जब शुरुआत हुई थी इस वायलेंस की तो उसको कवर किया, और इंडिया में तो फ्रॉम पंजाब टू असम टू कम्युनल वायलेंस टू द सिख वायलेंस जितना था हम लोग उसमें थे, अंदर घुसे हुए थे। ये नहीं कि हम लोग जब वायलेंस खत्म है तो हम वहां टपके और कहा अच्छा बताइए क्या हो रहा है और होना चाहिए, पर बल्कि हम लोग उस पार्ट ऑफ द वायलेंस प्रोटेस्ट वी वर पार्ट ऑफ ऑल दैट। तो वो एक स्टोरी, उसमें बहुत प्रेशर आए। एक बार हम लोग किडनैप भी हो गए, पंजाब पुलिस हमें ले गई वहां से, और ये बरनाला थे चीफ मिनिस्टर और मैं और हम लोग कंटू खेरा गए थे। आपको याद होगा संतोष, उस वक्त ये था सेंसस हो रहा था कि हिंदी बोलने वाले हैं, पंजाबी बोलने वाले हैं, तो हरियाणा और पंजाब में सख्त एनिमोसिटी थी। तो हम लोग 2-3 रिपोर्टर्स वहां पहुंच गए और वहां पे अंदर हम लोग गांव में गए और वहां पर भरा हुआ था पुलिस, पूरी की पूरी पंजाब पुलिस थी, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स थे, वो सब इंतजार कर रहे थे इन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह और सब जो उनके साथ आ रहे थे जो मिनिस्टर्स थे टू कम देयर। हम जब अंदर गए गांव में तो अंदाजा हुआ कि कुछ ट्रबल होने वाला है और ये वुड हैव बीन बैड। तो हम लोग जैसे बाहर आए और कहा कि चलो अलर्ट कर देते हैं कि यहाँ पे वायलेंस हो सकती है। जैसे अलर्ट किया तो पुलिस वालों ने कहा आप वापस अंदर नहीं जा सकती है। तो ऐसे हम कैसे नहीं जा सकते, कहते हैं नहीं आप नहीं जा सकती है। और उस वक्त वो दिन थे, आपको भी याद होगा कि कितना हम लोग की झगड़ा डायरेक्ट पुलिस से कॉन्फ्रंटेशन रहता था, मतलब पुलिस के नॉट कम एंड टेल अस व्हाट टू डू, राइट। तो जैसे वो कहा तो हम लोगों ने कहा ये कौन है, हम आई टोल्ड हिम कि हम लोग खुद आए हैं, वॉलंटरी वापस आए हैं, आप कौन आने वाले कहने वाले हैं कि हम नहीं जा सकते। He just gave a signal and they picked us up. 2 of us, Sankarshan Thakur थे, and I remember Sankarshan was picked up by his muffler. और मैं मार रही हूँ पुलिस, and he started screaming कि I can't breathe, just like Floyd in America. I can't breathe, and his face was getting. So I started hitting that police officer who had picked him up, and they had bayonets, rifles in our backs, etc. खैर आई थिंक वो इतना स्टन था कि उसने ड्रॉप कर दिया संकर्षण को, एंड वी वर पुट इनटू अ वैन एंड देन दे सेड, मैंने अपना टैक्सी वाले को कहा कि हमें फॉलो करो। इवन देन आई डिडंट रियलाइज हाउ सीरियस इट वाज, बट देन दे कॉल्ड द टैक्सी फेलो आल्सो एंड पुट हिम इन द वैन, एंड वो लोग इंतजार कर रहे थे कि रितु सरीन अलग से आई हुई थी, आल्सो अ रिपोर्टर, और वो दूसरे गांव में गई थी, उसको पकड़ना चाह रहे थे, नहीं कर पाए, एंड दे मूव द वैन। और हम लोग उनसे कह रहे थे रुक जाओ, बरनाला तुम्हारा चीफ मिनिस्टर आ रहा है, उससे बात कर लो, पर नहीं। एंड लेटर वी रियलाइज कितने सीरियस थे, क्योंकि जब वो ऋतु आई और उसने पूछा ये लोग कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा वो तो दिल्ली चले गए। अब किसी ने आके, ड्राइवर ने बोला, होम मिनिस्ट्री वाले कुछ नहीं बोल रहे थे, पुलिस वाले कुछ नहीं बोल रहे थे, एक ड्राइवर गरीब हमेशा जो बोलता है उसने कहा कि नहीं इनको उठा लेंगे। तो वो बरनाला जब आए तो बरनाला से कहा कि माय कॉलीग्स, 2 रिपोर्टर्स, 1 फोटोग्राफर, संदीप, वो लोग पिकअप हो गए। सो बरनाला ने पुलिस वाले के डीजीपी को बुलाया, उसने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, सब लोग वापस चले गए हैं दिल्ली। सो दैट मीन्स जो हमें अब्यूज करके ले जा रहे थे और कह रहे थे कि हम हाथ पैर तोड़ देंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो करने का इनका इरादा था। क्योंकि उस वक्त ये जर्नलिस्ट फ्रॉम दिल्ली को एक एग्जाम्पल बना करके ये जो वायलेंस और टेंशन में डाल देते। रात में कोई 11 बजे अमरिंदर सिंह से फिर उसने कहा, ऋतु ने, फिर अमरिंदर सिंह ने बुलाया, सब ने कहा नहीं चले गए।
फिर सुना कि कोई होम मिनिस्ट्री का लोली ऑफिशियल, उसने अमरिंदर सिंह ने जब इतनी पूछ की कि नहीं वो लोग को ले गए, एंड देन ही कॉट होल्ड ऑफ द पुलिस एंड ही केम पर्सनली, ट्रस्ट नहीं किया पुलिस को, काफी दूर पता नहीं कहाँ पे कोई जंगल, कोई फील्ड में कोई जगह थी, उसमें डाल दिया था हम लोग को, एक ब्रोकन आउट हाउस, और he came and he rescued us. तो दिस वाज वन सच इंस्टेंस. द अदर वाज इन बेरूत के जब मैं कवर कर रही थी तो सामने बॉम्बिंग हो रही है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, अराफात is being tracked by the Israelis और houses are being demolished right in front of us. ये कहिए कि हमारा नहीं हुआ जहाँ भी हम लोग खड़े होते थे. So you know there was a full war there. I was the only Indian journalist who managed to get in there. और मतलब केसेस तो कह नहीं सकते क्या क्या वायलेंस हम लोग ने देखी है. जब एंटी सिख वायलेंस दिल्ली में भी, तो हम लोग गए त्रिलोकपुरी में और देखे कि लोग भाग रहे हैं हमें देख करके, क्योंकि हमने किसी की वाइट एम्बेसडर, मैं ड्राइव कर रही थी, फोटोग्राफर बैठा हुआ था और सब यंग पीपल भागने लगे. तो जब हमने देखा कहाँ भाग रहे हैं, दे थॉट वी वर इन ऑफिस ऑफिशियल कार, तो हर उसमें देखा बॉनफायर्स. वी स्टॉप टू सी के बॉनफायर्स में क्या है, तो देखा कि बॉडीज ऑफ सिक्स. एंड देन दिस इज वेयर जर्नलिज्म कम्स इन, दैट इन एवरी बॉनफायर हम वहाँ रुक करके काउंट करने लगे बॉडीज टू सी कितने लोग उस एरिया में मारे गए. So you know this is just one of the things we saw: dead bodies, fires, civil mobs in Assam killing each other, truck drivers being dragged out in front of you and being killed, wars. This is all part of journalism, and this was for me सबसे ज़्यादा exciting or interesting because I felt very challenging. अभी सीमा जी ने जितने भी नाम लिए, संकर्षण ठाकुर का लिया, संदीप शंकर का लिया, ऋतु सरीन का लिया, ये सब आज जर्नलिज्म के नगीने हैं. और जाहिर है कि सीमा ने जिनका नाम लिया, संदीप के तो और भी किस्से हैं कमाल के हैं. वो तो बहुत, जब राजीव जी की हत्या हुई थी, नहीं इंदिरा जी की हत्या हुई थी, तो संदीप को तो बुरी तरह सरदार पकड़ के, सरदार समझ के मारा गया था जब वो दफ्तर आ रहा था अपने. एनीवे, तो सीमा जी आपसे अब सवाल ये है, क्योंकि कुछ चीजों के ऊपर हम जल्दी जल्दी बात करते हैं. हिंदुस्तानी समाज में किसी लड़की को रिपोर्टर के नाते, और आप लोगों ने जिस साहस के साथ काम किया और जिस पैशन के साथ काम किया, आसानी से आपको जो आपके साथी पत्रकार थे उन्होंने स्टोरी छीनने की कोशिश की, नंबर एक. और जहां आप जाती थी, क्योंकि आप जैसी आज हैं, इससे 30 साल पहले, 20 साल पहले सोच लें आप क्या होंगी, तो फील्ड में कहीं आपको लोगों की छेड़खानी या परेशानी या किसी और प्रकार के प्रलोभन का सामना करना पड़ा? आई थिंक जब मैं पेट्रियट में आई तो आई वाज द ओनली गर्ल, मतलब औरतों के लिए टॉयलेट भी नहीं था जो एकदम उसी दिन एलोकेट किया गया. और पेट्रियट में मुझे एक भी इंस्टेंस नहीं था जिसमें किसी ने मुझे कुछ लगा कि मैं एक महिला हूं. पर हाँ, अगर आप फील लीजिए तो एज अ गर्ल आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि आपको मालूम था कि अगर आपने छोटी सी भी कोई गलती की तो उसको बहुत बड़ा करके सब लोग आपस में बात करेंगे या हंसेंगे या आपके खिलाफ चर्चा करेंगे. तो यू हैड टू बी बेटर देन द मैन. और जो आवर्स वर्किंग के थे, आपको पूरे वो आवर्स वर्क करना जरूरी था. ये नहीं कह सकते थे कि मैं एक लड़की हूं तो मुझे जाना है 8 बजे. नहीं, क्यों जाना है 8 बजे? अगर 2 बजे पेपर गोज टू बेड और खत्म हो रहा है तो हमें भी 2 बजे, अगर नाइट शिफ्ट है तो मुझे भी 2 बजे रहना है. और 2 बजे अगर मेरी नाइट शिफ्ट है तो कोई भी क्राइम हो या जैसे कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो, मुझे कई चीजें याद आ रही हैं, सब में जाना जरूरी था और कवर करना था. क्योंकि मैं अभी यहाँ जर्नलिस्ट, हम कोई लड़की नहीं है और लड़के नहीं है, इसीलिए हम लोग को बुलाया नहीं जाता है एज एक्टर एंड एक्ट्रेसेस. हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा प्रोफेशन है जर्नलिज्म का, जिसमें हम लोग सब इक्वल हैं. और ये इक्वालिटी के लिए जरा सा लड़ना पड़ा, क्योंकि लोग इनिशियली में, पायनियर में कोशिश ये थी कि कोई ब्यूटी शो कवर कर लो, फ्लावर शो कवर कर लो. तो आपको ये कहना पड़ता था न्यूज एडिटर से कि मैं नहीं कवर करूंगी, आपका जो मेल कॉलीग है उसको भेजिए आप.
मैं करूंगी जो सब लोग कर रहे हैं, और इसको जब लोग समझ जाते थे, देन यू कंटिन्यू इन द वे यू हैड टू। और हाँ, पुलिस के साथ तो होता था, मैं क्राइम रिपोर्टिंग में कई साल थी, तो आप रात में पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, कोई रेप हुआ है, कोई मर्डर हुआ है, तो पुलिस का फर्स्ट रिएक्शन हाँ हाँ आइए आइए बैठिए ना, ये वो, तो उस पे यू हैव टू बिकम वेरी स्ट्रिक्ट, स्पीक टू देम बैडली और शुरू ही से यू हैव टू आपको अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करनी पड़ती थी। तो ये मुश्किल नहीं था, और वो जमाने भी बेहतर था। आज की तरह जो बदतमीजी और गंदगी और जो कैरावान जर्नलिस्ट के साथ हुआ, ये सब नहीं था इतना इस हद तक। हाँ, फील्ड में प्रॉब्लम थे, पर तब भी अगर आप अपनी पीपल रिस्पेक्ट भी देते थे साथ साथ, बिकॉज जर्नलिज्म में के लिए भी रिस्पेक्ट था उस वक्त। So it wasn't so difficult. पर हाँ, ये हम लोग को एडिटर्स, आई रिमेम्बर मलगोंकर जी, इंडियन एक्सप्रेस, सब लोग ने बताया था कि you don't become friendly with these chaps you write about. अगर आप पॉलिटिशियन के साथ हैं तो ये नहीं है कि आप रात में उनका खाना खा रहे हैं या उनके साथ घूम रहे हैं या हैविंग अ ड्रिंक। ये जरा सी पाबंदियां आपने खुद अपनी एग्जिस्टेंस में ले आए थे इसलिए, और इसमें कोई स्टोरी से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये कहना कि हाँ उन्होंने शराब पिला दी और मेल कॉलीग्स ने उनको स्टोरी मिल गई, नहीं, वो दोस्ती में अगर स्टोरी भी मिलती थी तो नहीं लिखते थे, और हम लोग को स्टोरीज मिलती थी और हम लोग लिखते थे। तो कोई पाबंदी हमारे काम पे नहीं हुई, और कोई जर्नलिज्म प्रैक्टिस करने में कोई पाबंदी नहीं है। एंड इसलिए एक चीज और क्विकली कि इसीलिए मुझे नहीं अच्छा लगता है जब हम अपने आप को विमेन जर्नलिस्ट कहते हैं और हम अपने अपने क्लब्स बनाते हैं और एक्सक्लूसिव जगह बनाते हैं। हम लोग ने कितनी लड़ाई लड़ी, मैंने, हमसे पहले जर्नलिस्ट ने और आफ्टर विमेन जर्नलिस्ट ने, ये कहने के लिए कि वी ऑल जर्नलिस्ट, हमें पूरी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो। तो आज हम विमेन जर्नलिस्ट कैसे हो गए? एंड एज विमेन जर्नलिस्ट हम लोग एक सेंसिटिविटी तो लाते ही है उस प्रोफेशन में, उसको ले करके टॉम टॉम करने की कोई जरूरत नहीं। सीमा मुस्तफा का नाम पॉलिटिशियंस के बीच में जितना कुछ लोग सॉफ्टली लेते हैं, कुछ लोग डर के मारे भी लेते थे। आपने जिन पॉलिटिशियंस को कवर किया उनमें कोई आपको याद रहे, या आपने किसी ने आपसे मिलने में हिचक दिखाई, या आपने किसी को ज्यादा डिग किया और उसको एक्सपोज किया? कई थे। मुझे याद है कि एक बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर थे, तो वो कुछ बोफर्स पे चल रहा था, तो वो ऐसे तो मिलते थे, उस वक्त नहीं मिल रहे थे। तो जब मैंने उस जमाने में जो एडिटर थे उनसे कहा कि वो तो दे नहीं रहे हैं, तो उन्होंने कहा एक लेटर लिख दो उनको। एंड दीज आर थिंग्स एडिटर्स टॉट यू, कि ये कह दो कि वी आर गोइंग अहेड विद द स्टोरी, अगर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है तो आप दीजिए। so this kind of pressure हम लोग बहुत आराम से, ये छोटी सी बात मैं कर रही हूँ, पर पॉलिटिशियन को आपसे डरना चाहिए। देन आपको मालूम है कि आप एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट है। वो आपसे मिलना भी चाहे और वो आपको स्टोरी भी देना चाहे, तो उसको डर भी रहना चाहिए। कि उसको डर तब आता है कि जब उसको ये लगता है कि आप प्रेडिक्टेबल नहीं है। आप अगर उसने कुछ गलती की, आप लिखेंगे, तो अगर आप आज उससे बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं पर कल उसने कोई गलती की है तो आप उस पर लिखेंगे, तो उससे डर आता है। एंड आई थिंक दैट डिस्टेंस जर्नलिस्ट को पॉलिटिशियन के साथ हमेशा मेंटेन करना चाहिए। एक फ्रीडम और एक इंडिपेंडेंस टू क्वेश्चन पॉलिटिकल पॉलिसी और पॉलिटिकल एक्शन। सीमा जी, आपने, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंदिरा जी से लेकर के और अभी जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं इन तक की जिंदगी देखी है। मैं मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को भी साइड में रखता हूं, क्योंकि आपने इनको एनकाउंटर किया, शायद 14-15 में किया हो तो किया हो, उसके बाद क्या आपने किया है कि नहीं किया मेरी जानकारी में नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इंदिरा जी से लेकर के मनमोहन सिंह तक या अटल बिहारी वाजपेयी तक, जो भी आप नाम लें, इन सारे प्राइम मिनिस्टर्स को आप कैसे रेट करेंगे? क्योंकि बहुतों को आपने उनकी इनसाइड स्टोरीज भी की हैं और उनको पर्सनली जाना भी है।
इंदिरा गांधी के मैं दो पहलू आपको एकदम बताती हूँ, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितनी स्ट्रांग और पर्सनालिटी थी। जी देखूंगी कि कैसी पर्सनालिटीज थी। तो आई थिंक जी सब जो प्राइम मिनिस्टर्स में मुझे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। मैं पोस्ट इमरजेंसी में जर्नलिज्म में आई 79, उस वक्त मुझे अंदाजा था। तो इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर मैं उस वक्त कॉलेज में थी एंड आई वांटेड एन इंटरव्यू विद हर। तो हमारी जो नानी थी उनको जानती थी, वो एमपी थी पहले एंड ऑल, तो वो जा रही थी मिलने, मैं दिल्ली आई हुई थी, मैं उस वक्त लखनऊ में थी। तो मैंने कहा कि मैं भी चलती हूँ, मैं गई उनके पास और मैंने कहा, तो उन्होंने मिलाया और कहा कि ये लड़की आपसे बात करना चाहती है। इस हाँ मैं इंटरव्यू करना चाहती हूँ। तो हंसी, कहीं अच्छा, बस इतना अच्छा कि हम लोग चले गए। तो मैं कह रही थी अरे कैसे हमें, यू नो हाउ विल शी कांटेक्ट मी। खैर कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो आदमी आया, उसने एड्रेस लिया, फोन नंबर लिया, जो भी था, और नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने मुझे बुला लिया इंटरव्यू के लिए। और मैं बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं था। एंड साउथ ब्लॉक मुझे ले जाया गया। एंड जब तक मैं उनके कमरे में गई, फर्स्ट टाइम इन साउथ ब्लॉक, आई वाज नर्वस, आई वाज शेकिंग लाइक अ लीफ। और जब तक मैं उनके कमरे तक गई, आई हैड लॉस्ट, कुछ नहीं आता क्या है। और सबने कहा वो 5 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देंगी, तो मैंने 4 क्वेश्चन लिख लिए थे। अब 2 लोग वहां बैठे हैं, आई थॉट वो जर्नलिस्ट हैं, बाद में मालूम हुआ स्टेनोग्राफर्स थे। तो यू नो, सो खैर शी सेड हाँ शुरू करें, आज से मैं शुरू करूंगी। हाँ खैर इंटरव्यू 4 क्वेश्चन हो गए, मैं एक चीज संतोष लिख नहीं पाई, माय हैंड्स वर शेकिंग। और वो स्माइल करते करते पूरे पूरे लॉन्ग आंसर्स देती रही। और फिर मैं क्वेश्चन पूछती रही, आधा घंटा 40 मिनट्स हो गया, वो तब भी कुछ नहीं, मतलब वो एंड नहीं कर रही थी कॉन्वर्सेशन। एक लफ्ज मेरी नोटबुक पे नहीं था और टेप रिकॉर्डर तो होता ही नहीं था। मैं वहां से उठी और निकली एंड आई वाज इन टीयर्स अंदर से कि इतना बड़ा इंटरव्यू इन्होंने दे दिया और मेरे पास एक लफ्ज ही नहीं। तो आई थिंक शी रियलाइज, तो वो उनका ऑफिस का कोई आदमी आया और उसने कहा कि आप पूरा ट्रांसक्रिप्ट कर लेना। सो मैंने वो पायनियर को दिया एंड पायनियर ने published. So that is one Indira Gandhi, जो इतनी encouraging and she was so affectionate and she was so nice जब मुझसे मिली। और एक और जब मैं जर्नलिस्ट बन गई और मैं गई वहाँ पे ब्रिटिश इंडिया फेस्टिवल इन ब्रिटेन कवर करने के लिए एज गेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। 3-4 जर्नलिस्ट गए थे हम लोग सब पेपर्स से। तो इंडियन एक्सप्रेस से मुझे भेजा गया था क्योंकि मैं इन चीजों पे उस पर लिखती थी। एंड मैंने वहां से रिपोर्ट्स भेजने लगी कि कितनी खराब तरीके से इतना पैसा जा रहा है, किसी को मालूम ही नहीं, मालूमात ही नहीं है, कोई पब्लिसिटी नहीं है, पता नहीं क्या क्या स्टोरीज। और फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने खड़े होकर, एंड इट वाज ह्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइक अल्बर्ट हॉल, आई मीन लाइक ह्यूज, पूरी वर्ल्ड में आई थी पहली बार आफ्टर हर विक्ट्री। तो सब लोग पूछ रहे थे, तो मैंने भी, तो उन्होंने एक प्रीफेस कहा कि हमारा रिलेशनशिप विद मीडिया इन इंडिया इज वेरी गुड। तो उससे आई वाज अ लिटिल अपसेट कि आप ऐसी बात क्यों कह रही हो जब नहीं अच्छी थी हमारी रिलेशनशिप। सो आई स्टूड अप, आई आस्क्ड, एंड शारदा प्रसाद थे उस वक्त उनकी इंफॉर्मेशन, उन्होंने मुझे चांस दिया। तो मैंने कहा कि आपने ये आप ये कही आप, पर अभी आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एंटी मीडिया बिल पास करने की कोशिश की, आपने ये किया वो किया। जवाब दे नहीं पाई, हेडलाइंस वो हो गई, इतनी नाराज मुझसे। मैं तो रह रही थी, वापस आई दिल्ली में, कहा कि मेरे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है और एक जर्नलिस्ट को वहां भेजा गया है to expose, and as part of this world conspiracy. So you know, these are Indira Gandhi's, you know, 2 aspects of strong, nasty, bitter, एक बेचारी जर्नलिस्ट, few years into the profession, 2-3 साल, और आप ये सब बातें कर रही हैं। So but थी बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैं उनको फॉलो करती थी, रायबरेली, अमेठी, जहां भी जाती थी आई यूज्ड टू बी बिहाइंड हर। और मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग पर्सन टू कवर, द मोस्ट फैसिनेटिंग। ये लोग तो सब ठीक है, मनमोहन सिंह तो बिल्कुल ही है। लेकिन मैं 2 लाइन आपसे चाहूंगा राजीव गांधी जी के बारे में, वीपी सिंह जी के बारे में, चंद्रशेखर जी के बारे में, और कम से कम इन 3 के बारे, और अटल जी के बारे में।
सो राजीव गांधी बहुत स्वीट थे, ही वाज जस्ट स्वीट। तो उनके खिलाफ मैं लिखती थी, उनके खिलाफ मतलब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, बट उसमें उनमें मिलिशियसनेस नहीं थी। जब भी वो हमेशा दरवाजे खुले रखे, जब भी कोई मीडिया मीट होती थी, हमेशा मुझको मेरे आई वाज डूइंग द कांग्रेस बीट देन, हमें हमेशा एक इनविटेशन था, कभी ये नहीं था कि नहीं आ सकती हो, एंड ऑलवेज विद अ स्माइल, ऑलवेज स्वीटली, और काफी उनके खिलाफ लिखा है, रियली बहुत लिखा है उनके खिलाफ, बट ही नेवर टुक इट टू हार्ट। तो आई लाइक आफ्टरवर्ड्स, यू नो, यू अप्रिशिएट दैट। जैसे मनमोहन सिंह, उनके खिलाफ अगर आप कुछ लिखिए तो आपके दरवाजे, उनके सब दरवाजे बंद हो जाते थे। न्यूक्लियर डील पे, वो न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ साइन करने के लिए सब कुछ कर रहे थे, पर एक एक दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि मैं उस वक्त एशियन एज में थी और हम लोग एंटी न्यूक्लियर डील थे कि अगर आप ये करेंगे तो आपकी पूरी फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी अमेरिका के हाथों में, मत करिए। बस उसके बाद उनकी ब्रीफिंग्स में मैं नहीं जा सकती थी। प्राइम मिनिस्टर जो ट्रिप्स लेते थे उसमें तो बिल्कुल हम लोग को ब्लैकलिस्ट कर दिया था, और जो इंफॉर्मेशन देते थे उनके एनएसए या और लोग, वो उसके लिए भी हमें नहीं बुलाते थे। मतलब इंफॉर्मेशन जब आप दे रहे हैं सब जर्नलिस्ट को, तो यू आर डूइंग इट ऑन टैक्स पेयर्स मनी। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं हमें रोक सकते हैं या नहीं? तो मनमोहन सिंह आई थिंक एक साइड है उनका जो लोगों ने नहीं देखा, पर जो उनके खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो रिपोर्टर्स लिखते थे, हम लोग ने बहुत करीबी उसको देखा है। वाजपेयी वाज बहुत शॉर्ट, और मैं बीजेपी इतना नहीं उन दिनों कवर कर रही थी, पर मुझे याद है कि जब उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट अनाउंस किया, वो संडे, और हम लोग सब भागे कि एकदम अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उन्होंने ये अनाउंस किया कि ये पोखरान का टेस्ट हुआ है। और मुझे याद है कि पूरा एक साइलेंस, मतलब ये नहीं था जर्नलिस्ट ये जैसे, एक साइलेंस के, बिकॉज सब सीनियर जर्नलिस्ट थे जो प्राइम मिनिस्टर को कवर करते थे, और एकदम रियलाइजेशन था कि बहुत बड़ा इवेंट है और इस इवेंट से पता नहीं क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जो हुई बाद में पाकिस्तान जो हुई बाद में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वीपी सिंह के खिलाफ मैं बहुत लिखी, यू नो, एंड शुरू में, और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे उसके बाद उतने ही दोस्ती उनके साथ हो गई जो आपको मालूम है। बट आई रिमेम्बर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो शिवसेना के साथ जाना चाह रहे थे, और हम लोग सब वही सेक्युलरिज्म की बातें हैं, और यूजुअली जस्ट टू पिन डाउन द प्राइम मिनिस्टर, तो वो हमेशा अवॉइड कर रहे थे। तो हम लोग 3-4 जर्नलिस्ट ने डिसाइड किया कि अब हम लोग पिन डाउन करेंगे, हमसे नहीं बात करेंगे तो आप कहिएगा। वो क्लेवर आदमी थे, उनके ड्राइंग रूम में हम लोग सब जमीन पे इधर उधर बैठे हुए थे, और उनसे कहा कि, तो मैंने शुरू किया, नहीं आंसर किया, फिर दूसरे जर्नलिस्ट ने लिया, नहीं आंसर किया, करते करते मेरे पास फिर आई बात, फिर मैंने शुरू किया। बट देन ही इज अ क्लेवर मैन ना, तो उनको समझ आ गई कि कुछ ये कंस्पिरेसी है, तो जोर से ही लॉस्ट हिज टेम्पर, हम पे चिल्लाए, यू आर अ लायर। तो मैंने पीछे देखा, ये कौन, किसको कह रहे हैं? तो हमने कहा आप हमसे कह रहे हैं? कह रहे हैं हाँ। I said, I am a liar. I said, Mr. VP Singh, you are a liar. And I have a mouth and I can say worse. तो चुप, एकदम सुलझ गए, और फिर कहा अच्छा, so all the journalists खड़े हो गए, आप सॉरी कहिए, तो apologize किया उन्होंने। I said, मैं नहीं एक्सेप्ट कर रही हूँ आपकी apology. How can you call me a liar? So, you know, those were the days. And वो सब the politicians never kept it in their heart. उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने, दिस वाज जस्ट बिफोर, और फिर बाद में उन्होंने मंडल किया और उन्होंने बाबरी मस्जिद पे पोजीशंस ली। देन मैं भी उनको रीअसेस की, उनको दूसरी तरीके से देखने लगी जो पहले नहीं देख रही। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स, एंड कोई ये पॉलिटिशियन अप टिल मनमोहन सिंह ने, किसी ने अपने दिल में आपके खिलाफ बात नहीं रखी। कितना बीजेपी के खिलाफ लिखते थे, वाजपेयी के खिलाफ लिखते थे, तो जब भी वाजपेयी जी मिले या अडवाणी मिले तो हमेशा बहुत नाइसली और अच्छी तरीके से। सो देयर वाज नेवर, यू नो, कौन हो तुम, एंड यू नो यू कैन बी अरेस्टेड टुमारो फॉर राइटिंग अगेंस्ट मी, ये सब बातें नहीं थी। बिल्कुल, वो दौर ही कुछ और था। अब यहीं पर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि जो जर्नलिज्म आपने एंजॉय किया, जो आज़ादी आपने एंजॉय की, या जो
सीख आपको मिली आपके एडिटर से, और आप फिर खुद एडिटर हैं, आप सबसे सीनियर जर्नलिस्ट थी अपनी टीम में, आप नए लोगों को कैसे क्या सलाह देती थी जो हम लोग आपके साथ नए रिपोर्टर आते थे? जी, हम लोग करते रहते हैं आज भी वर्कशॉप, और उसमें लोग पूछते हैं कि आना चाहिए जर्नलिज्म में, नहीं आना चाहिए। आई थिंक जर्नलिज्म बदल गया है, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट। टेलीविजन में जो हो रहा है वो एक नाटक हर रात, तो वो छोड़िए, पर जर्नलिज्म में लोग, जितने जर्नलिस्ट थे, आप हैं और लोग हैं, सब लोग लिख तो रहे हैं। एक आप मुझे यकीन है कि जब बिल्कुल साइलेंस हो जाता है और कोई बोल नहीं सकता, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और सब अपने कंप्यूटर या पेन्स को रख देते हैं और एक भी आवाज नहीं उठी होती है, तब कोई भी प्रोफेशन हो या जो भी चीज हो वो डेंजर में है। बट जब तक आवाज उठ रही है और जब तक लोग लिख रहे हैं और जब तक लोगों को मालूम है कि जर्नलिज्म का मतलब क्या है, और 100 नहीं तो कम से कम 10 लोग 20 लोग हैं जो बता सकते हैं कि जर्नलिज्म का मतलब यही है कि हम गवर्नमेंट्स को क्वेश्चन करें, हम पावर्स को क्वेश्चन करें, हम गरीब की आवाज उठाएं, हम मार्जिनलाइज के लिए बोलें, हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करें, हम वॉचडॉग हैं, हम एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी और लेजिस्लेचर को हम लोग वॉच करके उनकी गलतियां और कमियां हैं उनको हम उसके बारे में लिखें या बोलें। जब तक ये आवाजें हैं जब तक तो जर्नलिज्म अलाइव है। अब आप पे है आप कहाँ पर उसमें फिट हों और किस तरीके से आप कंट्रीब्यूट करें। ये तो यंग पीपल, हम लोग ने भी कंट्रीब्यूट किया, किसी ने हम मुझको ला करके एक ट्रे पे पूरा खाना तो नहीं दिया ना, हम लोग खुद ही उसको जोड़ तोड़ करके आगे बढ़े। तो वही जोड़ तोड़ करके बढ़िए, और ये सर और मैम वगैरह छोड़िए, जरा सा रिबेलियस होइए, जरा सा इरेवरेंट होइए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। जितने ज्यादा लोग यंग लोग ऐसे बढ़ेंगे उतना ज्यादा फ्रीडम हमारे प्रोफेशन में आएगी। हम लोग ले करके, हम लोग के जमाने में भी कई एडिटर्स थे, टाइम्स ऑफ इंडिया ओनर्स थे जो मैनेजमेंट ला करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके खिलाफ भी आवाजें उठी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज इतना आसान है, नहीं है आसान, पर मैं ये भी मानती हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोग कभी कभी कहते हैं। सीमा, आपसे एक सवाल ये पूछने की इच्छा हो रही है, आपके ऊपर है, आप जवाब दें या ना दें, मुझे लगता है कि आप जवाब देंगे। आज तो देश में माहौल ऐसा बन गया है कि अगर आप सवाल बनते हैं, सवाल करते हैं, तो फौरन एक लेबल आ जाता है कि आप देशद्रोही हैं अगर सवाल करते हैं। सवाल करना देशद्रोह का एक पर्यायवाची बन गया है, नंबर 1। नंबर 2, विनोद दुआ ने एक छोटा सा कमेंट किया जिसको इतना ज्यादा उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तीसरा, अभी जो प्रशांत भूषण का मसला हुआ, जिसको देश के नागरिकों में अगर सोशल मीडिया पैमाना है तो हम देख रहे हैं कि लोग कितना ज्यादा उससे नाराज हैं, गुस्सा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को, जो जज है, वो अपॉइंटमेंट से वहां पे आया है, राष्ट्रपति के या कॉलेजियम से चुन करके आया है, वो परमानेंट नहीं है वहां पे, लेकिन वो अपने, सुप्रीम कोर्ट परमानेंट है, संस्था है, वो अपने को परमानेंट संस्था बता रहा है। तो क्या इस बात की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट का के बारे में कहना और एक व्यक्ति के बारे में कहना, जज के बारे में कहना, इन 3 चीजों पे अगर आप बताना चाहें तो एक एक लाइन में, मुझे 2-2 लाइन में, जितना आप ठीक समझे बताएं, क्योंकि ये परेशान करती हैं डेमोक्रेसी को लेकर। मेन चीज ये है कि जो हम लोग को अंडरस्टैंड करना है, जो आपने अभी खुद ही कहा कि ये सब इंडिविजुअल्स परमानेंट नहीं है। आपका सीजेआई परमानेंट नहीं है, आपके प्राइम मिनिस्टर्स परमानेंट नहीं है। जो भी कर ले, आप पूरे लॉज भी ब्रेक कर लीजिए और खत्म कर लीजिए, ऑथोरिटेरियन स्ट्रक्चर भी ले आइए, तब भी परमानेंट नहीं है। आपकी ये जो सब रात में जो चीख करके नेशन वांट्स टू नो चिल्लाते हैं, ये परमानेंट नहीं है, आज है और कल खत्म हो जाएंगे। आपने कितने देखे हैं? बिल्कुल, है ना, कितने देखे, आए हैं चले गए और सब आके ये सोच रहे हैं कि हम एक टाइगर हैं। आप
अरेस्ट कर लीजिएगा, आप सबको जेल में डाल दीजिएगा, आप सब कुछ कर दीजिएगा, बट ये जो इंडियन बेसिक ईथॉस है ना, इसको आप नहीं खत्म कर सकते इतनी आसानी से। ये 70 साल पुराना नहीं है, ये 270 साल पुराना है, क्योंकि एक लड़ाई लड़ी गई थी। ये अंदर अंदर हम लोग के खून में ये बात है डेमोक्रेसी की और डिसेंट के खिलाफ। नहीं तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि जो ये यंग जनरेशन निकली है ये इतनी प्राउड क्यों है अपने डेमोक्रेटिक स्पेस के लिए, जब इनके पेरेंट्स सब कंफर्म कर चुके थे। मोस्ट ऑफ द वो जो जनरेशन बीच की है वो बिल्कुल कंफॉर्मिस्ट जनरेशन थी, और अब एक ये यंग लॉट निकले हैं कि नहीं, हमें डिबेट चाहिए, हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए, हमें एक डेमोक्रेसी चाहिए। तो आई थिंक ये जो आपने कहा ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। It's not a story about individuals. It's not the story about प्रशांत भूषण. It is not about the CJI. ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें प्रशांत भूषण जैसे लोग हजारों आएंगे, प्राइस पे करेंगे, पर इवेंचुअली हम अपना इंस्टीट्यूशन को वापस लेंगे। ये लेना पड़ेगा अगर इंडिया को सर्वाइव करना है, और इंडिया तभी सर्वाइव कर सकेगी क्योंकि वो डेमोक्रेसी की तरह सर्वाइव कर सकेगी। नहीं तो इतने इनर कॉन्ट्रडिक्शंस हमारी कंट्री में है, खाली कम्युनिटीज के नहीं है, आप मुसलमान को अदा कर दीजिए, पर हमारे कास्ट के भी हैं, हमारे रीजन के भी हैं, हमारे लैंग्वेजेस के भी हैं, हमारी गॉड्स के भी हैं, राम और रावण है, तमिल और हिंदी है, मलयालम और पंजाबी है, मतलब हमारे इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि जब ये देश बनाया तो उसी वक्त इन लोगों को एहसास था, क्योंकि ये लोग थिंकिंग लोग थे जो हमारे फाउंडेशन जिन्होंने रखे, कि अगर हम डेमोक्रेसी नहीं लाएंगे तो हम इस कंट्री को एक कंट्री बना करके नहीं रख सकते। ये 4 लोगों को आप जेल में डाल दें और सोचे उससे प्रोटेस्ट खत्म हो गया, ये प्रोटेस्ट नहीं खत्म होते हैं। ये अंदरूनी जो आपकी फैब्रिक है ना, ये खिंचती रहती है, और जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं ये उभर करके आते हैं, तो कोई लैंग्वेज के फॉर्म में आता है, कोई कम्युनिटी के फॉर्म पे आता है, कोई क्लास और कास्ट के फॉर्म में आता है और खींचता है। तो हमें इंक्लूसिव होना चाहिए, और ये एक्सक्लूसिव पाथ पे जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव पाथ तो फिर वही 4 लोग हैं जो रूल करेंगे, जिसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और निकलने की कोशिश कर रहे थे। वही 4 लोग जो ब्रिटिश थे उनको हटाया, तो अब आई डोंट थिंक इंडिया एक्सेप्ट करेगा कि 4 लोग अब रूल करें, क्योंकि इंडियंस रूल करना चाहते हैं। बिल्कुल। अब सीमा जी, आखिरी सवाल आपसे ये पूछना है मुझे, क्योंकि आपने अपनी बातचीत में एक इशारा किया, मैं नाम लेता हूं, जिस पत्रकारिता को आपने और आपके साथ के बहुत सारे लोगों ने किया, मोटिवेट हुए, और वर्ड आपने इस्तेमाल किया एंटी एस्टेब्लिशमेंट, प्रो पीपुल, गरीब के, दबे कुचले के हक में जर्नलिज्म होना चाहिए। अमीर के या ताजमहल के या किसी भी फिल्म, वो एक अलग तरह का जर्नलिज्म है, लेकिन वो मेन जर्नलिज्म नहीं है। आप किसी फिल्म हीरो हीरोइन के ऊपर लिखें, उसकी तारीफ करें। अब जो हो रहा है, टेलीविजन प्रिंट के ऊपर भी असर डाल रही है, और टेलीविजन लोगों के दिमाग के ऊपर भी असर डाल रहा है। अब हम लोगों के साथी हैं, मित्र हैं, नेशन वांट टू नो, अर्णब गोस्वामी ने जो परंपरा शुरू की है, और मुझे तो लगता है वो पैसे देकर के पाकिस्तान में कुछ लोगों को बिठालता है गाली देने के लिए ही। वो भी गधे हैं आके बैठ जाते। हाँ नहीं तो पैसा है ना, वो भी तो हर जगह रूल करता है। तो क्रीचर और गाली, और हिंदुस्तान में भी जो लोग बैठ के गालियां सुनते हैं, सिर्फ एक जर्नलिस्ट है, मैं आपको नाम इंसिडेंट बताऊं, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, जिसने हिम्मत के साथ लाइव अर्णव के शो में कहा, वेद प्रताप वैदिक हिंदी के हैं, वैदिक जी ने कहा, अर्णव तुम सारी जिंदगी रिपोर्टर बने रहोगे, कभी संपादक नहीं हो सकते, लाइव कहा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अर्णव के ऊपर नहीं, इस तरह के जर्नलिज्म के ऊपर, जो पूरा का पूरा पहले एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता था, अब पूरा का पूरा प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो गया है, और जो अपोजिशन में सवाल उठाते हैं वो उनसे सवाल करते हैं, जो हम लोग रोज देख रहे हैं। इसके ऊपर एज ए सीनियर जर्नलिस्ट, जिसने पत्रकारिता की पूरी जिंदगी देखी है और पत्रकारिता को बदलते देखा है, क्योंकि जब आप आई थी जर्नलिज्म में, आपने कहा कि इमरजेंसी के बाद जो ज्वाइन किया था, वो एक दौर था, आजादी का दौर था, एक तरह से हर चीज से आजादी का, और वहीं से नए तरह का जर्नलिज्म भी शुरू हुआ। तो वो जिसके आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है? आई थिंक इसको पहले तो हम लोग 2-3 चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये जर्नलिज्म नहीं है,
जर्नलिज्म ये नहीं है, ये तो वो बात होगी कि कोई भी कह दे कि हम एक न्यूज चैनल शुरू कर देंगे, हम स्मगलिंग का पैसा वैसा ला करके और सब तरीके का, हम बैठ जाएंगे और हर रात भाषण दे देंगे और आप कहेंगे हम जर्नलिस्ट हैं। ऐसे थोड़ी जर्नलिस्ट बन जाता है। ये तो फिर कहना कि लॉयर है, हम लॉयर है, हमने कभी लॉ प्रैक्टिस नहीं की और मैं लॉयर हूँ, ये बातें नहीं होती हैं। दिस इज नॉट जर्नलिज्म, ये रियलिटी शोज है, ये एब्सोल्युटली एजेंडा फिल्ड शोज है, ये कॉर्पोरेट और रिच और पावरफुल और के लिए है। और ये लोग सोच रहे हैं, ये लोग जो पिग्मीज हैं, छोटे छोटे लोग जो इनको चला रहे हैं और हर रात बोलते हैं और सब लोग कहते हैं कि, और सोचने लगते हैं कि हम बहुत बड़े हैं क्योंकि ट्विटर पे फॉलोइंग है और चीखते हैं और चिल्लाते हैं। बेसिकली दे हॉलो पीपल, इनकी कोई थिंकिंग नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि इन्होंने हर प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिज्म को वायलेट किया और फिर कहते हैं कि जर्नलिस्ट है। तो जर्नलिस्ट नहीं हो सकते ना, यू कांट जस्ट बिकम अ जर्नलिस्ट लाइक दिस। आज आप देखिए अमेरिका में CNN अगर आज कवर कर रहा है तो ब्लैक लाइव्स मैटर एक पूरा इशू खड़ा कर, और सबसे गरीब और एक रेशियल, और कहा कि इसको अब सेटल करना चाहिए। तो अक्रॉस द वर्ल्ड जर्नलिज्म का प्रोफेशन का डिस्क्रिप्शन है और डेफिनेशन है कि गरीब के साथ आप खड़े होइए, अपनी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन अगर अच्छा डेमोक्रेसी है जैसे हम लोग हैं उसको आप प्रोटेक्ट करिए, गरीब के लिए बोलिए। जो लोग बिल्कुल सप्रेस हो रहे हैं, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे वो यूपी बिहार में हो, उनके लिए बात करिए, उनकी आवाज उठाइए। ये हमारा काम है। हमारा ये काम नहीं कहना कि मिनिस्टर क्या बोल रहा है या प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है, हम सुनते हैं, हम बोलते हैं, पर ये बात नहीं है, हम उसको मैरी करते हैं। दीज पीपल आर जस्ट, इनको देख, मैं तो कहती हूँ कि ये जितने लोग हैं ये देखते क्यों हैं। बायकॉट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड जो यूज कर सकती है जनता। ये राजीव त्यागी बेचारे कोई कांग्रेस के जाकर के वहां मर गए, अब उससे मरे या उनके प्रॉब्लम्स थे वो मैं नहीं कह रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि जितने लोग ट्वीट कर रहे हैं राजीव त्यागी, आप क्यों फिर स्पोक्स पर्सन को भेजते हैं इन तरह के चैनल्स में जो न्यूज चैनल्स नहीं है? आप क्यों इनको लेजिटिमेसी देते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए? पता है क्यों दे रहे हैं? बिकॉज दिस इज द मैसेंजर दे ऑल वांट। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर रूलिंग पार्टीज होंगी तो उनको यही लोग चाहिए होंगे जो चिल्लाएंगे और चीखेंगे उनके लिए। जब उनकी आवाज आपके लिए हो जाएगी तो वो लोग सही होंगे, तो इसीलिए आप लोग जाते रहते हैं। क्यों नहीं बायकॉट कर रहे? इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को क्यों नहीं बढ़ावा दे रहे? क्यों नहीं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को रिस्पेक्ट और कायदे से उनसे क्यों नहीं बात करते? चाहे वो सीनियर हो चाहे ना सीनियर हो, नहीं, आप उन्हीं चैनल्स पे जाएंगे, वहीं जाकर चिल्लाएंगे, वहीं आप जाकर चीखेंगे, और फिर जब कोई ऐसा हादसा हो जाता है फिर उनके खिलाफ ट्वीट करेंगे। और फिर वो भी गलत है कहना कि ही डाइड बिकॉज ऑफ दैट। You know, I don't think people die just because of appearing on a television debate. But the point is कि this is not journalism. और इसको कहना पड़ेगा, name and shame these people जो खाली अमीर के लिए रिपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि हम जर्नलिस्ट हैं। आपको मालूम है ये राजपूत कोई एक्टर डाइड, उसका हर दिन ये लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं। और जो फ्लड्स आए हैं बिहार में उसकी बात कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्लड्स के ऊपर ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कोई काम ही नहीं किए। तो हम एज जर्नलिस्ट हम फ्लड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोरोना वायरस जो गांव गांव में बिहार में फैल रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और कोई बॉलीवुड में मर गया तो उसका हमें इन्वेस्टिगेशन कराना है और हर तरह का नाम ले रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ। प्रूफ कहाँ है? सो व्हाट इज दिस रबिश, यू नो? माफ करिए बट आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस संतोष। और ये जब तक ये लोग इनको नहीं समझेंगे और ये नहीं कहेंगे, और जब ये पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स, मैं ऑपोजिशन को भी एक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट करती हूँ, बिकॉज ऑपोजिशन के अंदर भी ये दिमाग है कि हम कल आ जाएंगे, और जब हम कल आ जाएंगे तो रीगल मैं हो जाऊंगा। अरे कैसे हो जाओगे? आपको पॉलिटिक्स लानी चाहिए कि दूसरी तरह की हो, प्रो पीपल पॉलिटिक्स लाइए, प्रो लीडर पॉलिटिक्स मत लाइए। आपके भी कॉर्पोरेट फ्रेंड्स हैं, आप भी एक लीडर हैं, क्यों आप लीडर हैं? आप जनता की बात क्यों नहीं करते? तो आई थिंक वी हैव ये एक और लड़ाई है, ये दूसरी ही लड़ाई है, पता नहीं ये कहाँ जाएगी, कहाँ से निकलेगी, पर ये दूसरी ही लड़ाई है। और प्लीज मैं सबसे कह रही हूँ आपके माध्यम से कि ये लोग जर्नलिस्ट नहीं हैं। जर्नलिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड एज जर्नलिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड, और जर्नलिज्म के 5-6
10-15 रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एथिक्स होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, और सब आप फेंक करके और फिर आप कहते हैं हम जर्नलिस्ट हैं। कैसे आप जर्नलिस्ट हैं? आप जर्नलिस्ट नहीं है, आप रियलिटी शो होस्ट हैं, आप कॉर्पोरेट स्टूजेस हैं, आप पॉलिटिकल मिनियंस हैं, ईच वन ऑफ देम। अब ये प्रोग्राम समाप्त करते हैं और मैं दर्शकों से एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि आपने देखा कि सीमा मुस्तफा जी कितनी साफ हैं, कितनी बेबाक हैं, कितनी निडर हैं, और ये आज से नहीं है। जिस दिन से ये जर्नलिज्म में आई उस दिन से इनको देखने वाले इन्हें ऐसे ही देख रहे हैं, और इसीलिए शायद ये बहुत सारे लोगों की आइडियल है। आपने जो कहा, मैं ये आशा करता हूं कि बहुत सारे जर्नलिस्ट आज हिम्मत नहीं कर पाते हैं, लेकिन हिम्मत न कर पाने के बावजूद वो आपकी राय से, आपकी बातों से 100% सहमत हैं, क्योंकि कई लोग जो यहाँ आए आपसे पहले उन्होंने लगभग इसी तरह की बात की। मैं समझता हूं आगे जो लोग आएंगे वो आपसे भी ज्यादा साफ बात करेंगे, ताकि आपको ये लगेगा कि वो धारा खत्म नहीं हुई है। आपको मैं बहुत बहुत सीमा जी धन्यवाद देता हूं। आपने आना स्वीकार किया और आपने बहुत साफ बात की, जिसके लिए जितना आपकी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया।